नमस्कार बंधुओं साथियों। आज हम पुनः लौटे हैं राजनीति विज्ञान विषय की विशद चर्चा करने के लिए। पूर्व वीडियो जो मैंने बनाया था उसके अंतर्गत मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया कि किस प्रकार से बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म राजनीति विज्ञान में मील के पत्थर बनकर आए। उससे पूर्व परंपरागत जो दृष्टिकोण हमारा चल रहा था, जिस प्रकार से राजनीति विज्ञान को हम परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत समझ रहे थे या पढ़ रहे थे, वो इररिलेवेंट सा हो गया, यानी कि उसकी जो व्यवहारिकता है उस पर प्रश्न चिन्ह लग गए। इस कारण व्यवहारवाद आया और व्यवहारवाद को हमने एक छोटे से अर्थ के रूप में आपको समझाया कि व्यवहारवाद क्या होता है और उत्तर व्यवहारवाद क्या होता है। आज हम जो हमारा टॉपिक है व्यवहारवाद, जिसे हम इंग्लिश में बिहेवियरलिज्म के रूप में भी जानते हैं, नाम से जानते हैं, उसकी हम विशद चर्चा तीनों वीडियो के माध्यम से करेंगे। मैं 3 वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। उसमें आपको इसके उदय के कारण, व्यवहारवाद का आशय, व्यवहारवाद के लक्षण, व्यवहारवाद की प्रमुख मान्यताएं हैं और उसकी जो क्रिटिसाइज किया है प्रोफेसर सिबली ने, उन पर विशेष फोकस करते हुए हम इन 3 वीडियो को बनाएंगे। तो आप गौर फरमाएं सभी। तो सबसे पहले देखेंगे कि व्यवहारवाद से आप क्या समझते हैं, व्यवहारवाद के प्रमुख लक्षण क्या थे। ये सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार देना है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जो परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति हुई। भाई विरोध होना ही था, क्योंकि वो उन चीज़ों पर खरा नहीं उतर पा रही थी जो ट्रेडिशनल अप्रोच अपनी थी, वो उस उम्मीद पर खरा नहीं उतरी। और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद तुरंत कुछ ही वर्षों बाद सेकेंड वर्ल्ड वार 20 वर्षों बाद पश्चात हो गया, जिससे क्या हुआ कि राजनीति विज्ञान की दिशा और जो सोच है उसको बदलने का प्रयास किया जाना संभावित था, और वो हुआ भी। और वो क्या हुआ, उसमें व्यवहारवाद के रूप में एक नई क्रांति उभर कर आई। विरोध हुआ और एक क्रांति हुई, और क्रांति को ही व्यवहारवाद ने का नाम दे दिया गया कि इसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है। व्यवहारवादी उपागम राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की भांति एक विशुद्ध विज्ञान बनाने पर तुल गया। मतलब पहले परंपरागत जो दृष्टिकोण था राजनीति विज्ञान का, उसके अंतर्गत राजनीति में मूल्यों को प्राथमिकता दी गई थी। और यहाँ पर किस चीज़ को प्राथमिकता दी गई, वैल्यूज़ को छोड़कर जो मूल्य थे उनको तो छोड़ दिया गया, यानी मूल्य निरपेक्ष अध्ययन करने लग गए। और किस पर बल देने लगे, विशुद्ध विज्ञान पे, यानी प्योर साइंस, यानी कि पॉलिटिकल साइंस बिकम ए प्योर साइंस, यानी कि राजनीति विज्ञान को एकदम प्योर साइंस की तरह बनाना है। जैसे 2 गुणा 2 करने पर 4 आता है, वैसे ही राजनीति विज्ञान में भी उन नियमों सिद्धांतों को अपनाने पर बल दिया जाने लगा, जिससे ये विशुद्ध विज्ञान की तरफ बढ़ सके। इस हेतु राजनीति वैज्ञानिकों ने मनुष्य के व्यवहार का विश्लेषण करना आरंभ किया, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा रीजन था। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो वो एक व्यक्ति विशेष, जिसमें आप हिटलर को समझ सकते हैं, जैसे हिटलर की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार के मुंह पर, यानी कि जो विश्व था पूरा, वो सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल होने के लिए बाध्य हो गया एक व्यक्ति की वजह से। और व्यक्ति कौन था वो, रुडोल्फ हिटलर, जर्मनी का तानाशाह या जर्मनी का एक शासक आप मान सकते हैं, जिन्हें उसकी हठ धर्मिता या उसकी रिवेंज लेने की या बदला लेने की जो क्षमताएं थी या कार्यशैली थी, उसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार पूरी दुनिया को झेलना पड़ा। तो ये संभावित हो गया राजनीति वैज्ञानिकों के लिए कि किस प्रकार से वो व्यक्ति विशेष का अध्ययन करें। यानी व्यक्ति विशेष का अध्ययन करेंगे या मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करेंगे तो उसे उन्हें कुछ लाभ प्राप्त होगा कि किस प्रकार से किन किन परिस्थितियों में व्यक्ति किस किस प्रकार का आचरण या बिहेव करता है। फिर देखेंगे हम सामान्यीकरण करने का प्रयत्न करता है, किस प्रकार से विश्लेषण करता है अलग अलग कार्य पर, कब उसे गुस्सा आता है, कब वो प्रेम की स्थिति में होता है। तो मनुष्य के व्यवहार का सूक्ष्म अध्ययन करना इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया, किसका, व्यवहारवाद का। मनुष्य के राजनीति को प्रभावित करने वाले सभी गैर राजनीतिक तत्वों का भी अध्ययन किया जाने लगा, कि मनुष्य के ऐसे जो भी क्रियाकलाप हैं, जो भी उसके कार्य हैं जिससे राजनीति पर प्रभाव पड़ता है, उनका भी अध्ययन इसमें शामिल किया गया। और इसी के साथ इसमें एक नई चीज जोड़ी गई, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को भी शामिल किया गया, यानी अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन को। यानी इसमें क्या हुआ, जो अन्य सोशलिस्ट विषय थे, अन्य जो समाज विज्ञान के विषय थे, जैसे आप समाजशास्त्र मान सकते हो, अर्थशास्त्र मान सकते हो, इनमें नए नए खोज हो रही थी, नए नए सिद्धांतों का निर्माण हो रहा था। तो उनकी जो पॉलिसीज थी, उनकी जो सिद्धांत थे,
उनको भी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अपनाने पर बल दिया जाने लगा। इस दृष्टिकोण से क्या हुआ, मूल्यों को पूर्णतः उपेक्षित कर दिया गया। ध्यान रखेंगे आप, जो वैल्यूज थे उनको पूर्णतः उपेक्षित कर दिया गया और तथ्यों पर यानी फैक्ट पर विशेष बल दिया गया कि अब मूल्यों को तो छोड़ दो और तथ्यों पर बल दो। और यहीं पे एक कथन मैं बोलना चाहूंगा, जो डेविड ईस्टन, महान व्यवहारवादी प्रणेता जिसे हम मान सकते हो आप, व्यवहारवाद के प्रणेता के रूप में आप कोई पूछे तो आप बताएंगे कि डेविड ईस्टन को व्यवहारवाद का प्रणेता कहा जाता है। तो वो कहता है हमें चाहिए तथ्य तथ्य तथ्य, तो केवल तथ्यों की बात करता है, मूल्यों की उपेक्षा कर देता है। जबकि परंपरागत दृष्टिकोण में इसके उलट विपरीत क्या था, केवल वो मूल्यों पर बल देते थे, तथ्यों को इतना बल नहीं देते थे। तो राजनीति विज्ञान को पूर्णतः बदल दिया किसने, व्यवहारवाद ने। जब व्यवहारवाद आया और डेविड ईस्टन लेकर आए तो इनमें पूरी ये बात हुई कि हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का प्रयोग करेंगे, हम मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करेंगे और मनुष्य के व्यवहार में भी उन तत्वों का अध्ययन करेंगे जो गैर राजनीतिक रूप से उसे प्रभावित करते हैं। और किसका अध्ययन करेंगे, हम विशुद्ध विज्ञान बनाने की दिशा में हम कदम उठाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि व्यवहारवाद क्या था। अब हम देखेंगे व्यवहारवाद के प्रमुख लक्षण या सिद्धांत क्या थे। तो लक्षणों की हमें चर्चा कर लेते हैं कि ऐसी जो भी बात थी जिससे हम व्यवहारवाद को परिलक्षित कर सकते हैं वो क्या थी। पहली थी, व्यवहारवाद की मान्यता है कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य क्रमबद्ध अनुभविक सिद्धांत का विकास करना है और तभी वह सही अर्थों में विज्ञान बन सकता है। यानी व्यवहारवादी कहते हैं कि राजनीति विज्ञान को एक क्रमबद्ध रूप से अनुभविक सिद्धांत बनाना है इसमें, जिससे क्या हो सके, ये सही रूप से विज्ञान की दिशा में आगे बढ़ सके। दूसरा है, राजनीति विज्ञान में शोध सिद्धांतोमुखी होना चाहिए और अनुभविक तथ्यों और सिद्धांतों में अंतर संबंध भी होना चाहिए। यानी जो शोध में तथ्य हैं, तथ्य और सिद्धांत के बीच में क्या होना चाहिए, एक तारतम्यता होनी चाहिए, उनके अंतर संबंध होने चाहिए, जिससे कि दोनों का मोटिव क्लियर हो सके। अगला है, व्यवहारवादी तथ्यों के प्रश्न को मूल्यों के प्रश्न से पृथक रखते हुए विश्लेषण करना चाहते हैं, क्योंकि तथ्यों एवं मूल्यों के प्रश्न को मिलाने से भ्रांति उत्पन्न होती है। वो कहते हैं तथ्यों को और मूल्यों को अगर आपने मिला दिया तो मूल्य आपको व्यक्तिगत हितों में प्रभावित कर देंगे और वो जो रिजल्ट आना है, शोध का जो परिणाम आना है, वो बाधित हो जाएगा या फिर उसकी दिशा बदल जाएगी या फिर वो करप्ट हो जाएगा एक तरीके से। फिर कहते हैं ये सभी राजनीति विज्ञानों में आधारभूत एकता है। ये वे कहते हैं कि हम जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को अपना रहे हैं, अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपना रहे हैं, उसमें क्या है, सभी समाज विज्ञानों में कहीं ना कहीं एक स्तर तक एक बद्धता होती है, सबकी सिद्धांत लगभग सेम सिमिलर जैसे होते हैं। तो उनमें हम राजनीति विज्ञान को भी उनसे कुछ फायदा प्राप्त कर सकते हैं। व्यवहारवादियों की मान्यता है कि राजनीति विज्ञान के वैज्ञानिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयोग ली जाने वाली परिष्कृत पद्धतियों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। तो पहली बार ये बातें उठी कि भाई जो सोशल साइंस के अलावा प्योर जो साइंस हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और अन्य जो विषय हैं साइंस के, उनके जो परिष्कृत पद्धतियां हैं जिनको उन्होंने लागू किया हुआ है, उनको भी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत लाना चाहिए। ये बात किन्होंने उठाई, व्यवहारवादियों ने। यथार्थ एवं पूर्ण व्याख्या के लिए अध्ययन का केंद्र बिंदु संस्थाओं के संगठन के स्थान पर व्यक्ति और सामुदायिक व्यवहार को बनाना चाहिए। तो इससे पूर्व में क्या होता था कि परंपरागत दृष्टिकोण के अंदर एक तो संविधान का अध्ययन होता था, सामाजिक जो संवैधानिक संस्थाएं थी उनका अध्ययन होता था, तो उससे कोई रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा था। केवल हम उस संस्था का अध्ययन करके उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को या उसके ढांचे को या उसकी कार्यप्रणाली को समझ सकते थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही थी वो थी व्यक्ति और सामुदायिक व्यवहार, यानी लोगों का व्यवहार कैसा है, कैसे वो काम करते हैं, उन सबको समझना बेहद आवश्यक था। और इसी को अपनाया किसने, व्यवहारवादियों ने अपनाया। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य विश्लेषण की नई पद्धतियों, नई तकनीकों, तथ्यों का एक व्यवस्थित सिद्धांत के रूप में विकसित करना है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आप लोग व्यवहारवाद को समझ गए होंगे, व्यवहारवाद की जो लक्षण है उनको भी समझ गए होंगे कि इसमें किन किन चीज़ों को अपना रहे हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करते हैं, व्यवहारवाद की प्रमुख मान्यताएं। 8 मान्यताएं बताई हैं
उन पे हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।